सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के निर्यापक श्रवण युवा परिणेता पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे होते हैं निर्णय तो लेते हैं लेकिन जब समय निकल जाता है तब लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं सही समय पर ही सही निर्णय ले लेते हैं। डिसीजन मेकिंग एक सब्जेक्ट है। कई लोग इस विषय में हमसे पूछ चुके हैं कि महाराज जी, जिंदगी के कुछ प्रमुख मोड़ आते हैं, उस समय हम कैसे डिसीजन लें? चाहे वो सांसारिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की बात हो। कुछ लोग हमेशा सिर्फ सोचते ही रहते हैं, पेंडुलम की भांति इधर से उधर झूलते ही रहते हैं। वह स्थिरता अपने भीतर ला ही नहीं पाते। निर्णय लेने की क्षमता किसकी होती है, बता सकते हो? कौन व्यक्ति किसी भी कार्य में, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे मोक्ष मार्ग में बढ़कर के व्रत लेना हो, चाहे शादी करना हो, चाहे बच्चे पैदा करना हो, चाहे जीवन में कोई संकल्प नियम लेना हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है, क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं कि उसका निर्णय एकदम सटीक बैठता है? कोई गेम खेला जाता है, मैचेस खेली जाती हैं, राइट टाइम में यदि राइट डिसीजन ले लिया जाए तो जीती हुई मैच भी या हारी हुई मैच भी व्यक्ति जीत जाते हैं। और थोड़ा सा गलत निर्णय हो जाए, जीता हुआ खेल भी वो हार जाते। निर्णय का, डिसीजन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होता है। जब 10th के बाद, 12th के बाद डिसीजन लेना है कि कौन सी स्ट्रीम चुनना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्षण होता है। वो हमारी लाइफ की दिशा को निर्धारित करता है। आज की पीढ़ी, खासकर बच्चे लोग, इस निर्णय को ले ही नहीं पाते। तो क्या होना चाहिए हमारे भीतर? किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुरंत निर्णय ले लें। पता है आपको कौन से गुण होना चाहिए? एक जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, निडर जो होता है और रिस्क लेने की क्षमता जिसकी गहरी होती है,
वो बड़े बड़े निर्णय बड़ी आसानी से ले लेता है। जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, बहुत जल्दी जो डर जाता है, वो जीवन के निर्णय ले नहीं पाता और असफल रहता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हमें दिखलाई देते हैं, चाहे बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, जॉब में हो, सोसाइटी समाज में हो, नेता बनते हो, कुछ भी बनते हो, उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है और सब में होती है। वो बड़े बोल्ड होते हैं, है ना? वो घबराते नहीं, डरते नहीं, और यहां तक कि दीक्षा भी लेना हो अथवा प्रतिमा भी लेना हो, वही लोग ये कार्य कर सकते हैं जो अंदर दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत हठी है। जो हठी होता है उसका अंगूठा मुड़ता नहीं। देखना, जो हठी होता है अंगूठा मुड़ता ही नहीं, कितना भी मोड़ने की कोशिश कर रहा, वो झुकता ही नहीं। हाँ, उसके फायदे भी है, उसके नुकसान भी। जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं वो हठी होते हैं। सोच लिया तो सोच लिया, दुनिया इससे इस पार से उस पार हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य भगवान को देखा कि नहीं आप लोग? दुनिया में कितना भी विरोध क्यों ना हो, वो निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, वे कभी घबराते नहीं। तो निर्णय लेने वाला व्यक्ति अंदर से जब तक निर्भय नहीं बनेगा, निडर नहीं बनेगा, वो इस प्रकार के कार्य कर ही नहीं सकता। और निर्भयता, निडरता पैदा होती है उस आत्मविश्वास से। जो आत्मविश्वास से लवरेज रहता है, वो बड़े से बड़े चैलेंजेस को देखते हुए भी घबराता बिल्कुल नहीं। यदि हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे मेन क्वालिटी जो हमारे भीतर होना चाहिए, निर्भयता और आत्मविश्वास। डरता वो है जो गलत करता है, डरता वो है जिसकी आसक्ति बहुत अधिक होती है, अटैचमेंट बहुत अधिक होता है। डरता वो है जो वस्तु स्थिति को जानता नहीं, जो सही ज्ञान रखता है कभी घबराएगा नहीं। जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाला व्यक्ति होता है, लैक ऑफ नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति ही डरता है ना? स्टूडेंट है, एग्जाम देने जा रहा है, कुछ पढ़ा ना हो, उसको बहुत डर लगता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो डर लगता है ना? हाँ, एक वो भी स्टूडेंट होता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है मुझे तो फेल ही होना है। तो वो नहीं डरता, बोले मैंने पूरे साल भर कुछ नहीं किया,
फिर क्या डरना, पहले से रिजल्ट पता होता है। अब देखना, कई बार अज्ञानी भी बड़े निडर होते हैं। वो निडर अपने अज्ञान के कारण नहीं होते हैं, वो निडर होते हैं जो पहले से ही उस रिजल्ट को भांप लेते हैं, जो पहले से ही होने वाली परिस्थिति को विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता। पहले से अनुमान लगा लेते हैं जो कि अधिक से अधिक क्या होगा, फेल ही तो होंगे, और हमने कुछ किया ही नहीं है, फिर क्या टेंशन लेना। बीच वाले व्यक्ति ही हमेशा डरते रहते हैं। जो नॉलेजेबल होता है, जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जान लिया है, सारा ज्ञान उसे हो गया है, वो स्टूडेंट कभी नहीं घबराता। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी कभी नहीं घबराता। लेकिन जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा जाना है, थोड़े में नहीं ज्ञान प्रवेश हुआ है, अब उन्हें डर लगता है क्या होगा क्या होगा। कहने का अभिप्राय, जो व्यक्ति हमेशा पेंडुलम की भांति इधर से इधर मूव करते रहते हैं, वे व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, नीति आती है। जो कर्म में शूरवीर होता है वह धर्म में भी शूरवीर होता है, और कर्म में भी शूरवीर वो होता है जिसकी थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होती है, जो दृढ़ निश्चयी होता है, ठान लिया सो ठान लिया। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता। वो पहले से आने वाले हर्डल्स को, कठिनाइयों को विजुलाइज करने वाला हो जाता है। इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो स्कूल लेवल की स्टडीज में हो, और चाहे फिर लाइफ की हो। ऐसा प्लानिंग करने वाला व्यक्ति कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसका माइंड एकदम क्लियर होता है कि हर साल मुझे कौन कौन सा स्टेप उठाना है, हर महीने और हर दिन एज पर टाइम टेबल मुझे क्या क्या करना है। तो जो व्यक्ति प्लानिंग में बहुत कमजोर रहता है, वो हमेशा आधा अधूरा सा रहता, वो हमेशा डरता सा रहता। हम चाहते हैं कि हमारा हर निर्णय सही हो जाए, और हर व्यक्ति ही चाहता कि जिंदगी में मेरा हर निर्णय सही हो जाए। वो स्टूडेंट भी चाहता है कि मेरा निर्णय सही हो। 10th क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद क्यों घबराता है? क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं होता है किस फील्ड में स्कोप है, कौन सी स्ट्रीम मुझे चुनना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, आर्ट्स में, कॉमर्स में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। उस एज में वो मैच्योर नहीं होता है। 10th क्लास में इतनी मैच्योरिटी उसकी नहीं होती, और उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में,
हम निर्णय लेने में बहुत अक्षम हो जाते हैं। हम दूसरों पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा फिर हमें जो कहेगा हम वो करने लगते हैं, अथवा दूसरों को देख कर के हम निर्णय लेते हैं। प्राय 10th के बाद सारे बच्चे जो हैं अपना निर्णय अन्य फ्रेंड्स को देख करके चुनते हैं। बहुत सारे लोग जिस ओर बढ़ रहे हैं, पूरा ग्रुप जिस ओर बढ़ रहा है, वो भी निर्णय लेते कि अपने को भी यही करना है। अब वह एज तो समझी जा सकती है, लेकिन कुछ बच्चे उसी एज में जब सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो उनका निर्णय सही होता है। तो डिसीजन मेकिंग में जिन क्वालिटीज की हमें आवश्यकता है, एक हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, रिस्क लेने की क्षमता हमारे भीतर है कि नहीं। क्योंकि यदि रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो भी आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, वो हमेशा सोचते रहते हैं कौन सा व्यापार करूं, किराने का करूं, कपड़े का करूं, टाइल्स का कर लूं, इलेक्ट्रॉनिक का कर लूं, मोबाइल का कर लूं। वो झूलते ही रहते हैं हमें। ऐसा नहीं उनके पास पैसे की कमी रहती है, पैसे की कमी भी नहीं है, रिसोर्सेज होते हुए भी वो निर्णय इसलिए नहीं ले पाते हैं कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कमजोर होती है, और रिस्क लेने की क्षमता उनकी कमजोर होती है जो आत्मविश्वास से कमजोर होता है। हम किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन तो सेकेंडरी रहेगी, पहला हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास बड़ा होना चाहिए। जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है वो कदाचित गलत दिशा में भी कदम बढ़ा ले, गलत व्यापार में भी हाथ डाल ले, थोड़े दिनों में वो रियलाइज कर लेता कि गलती हो गई, वो कदम पीछे खींच लेगा और नए सिरे से फिर से शुरुआत कर देगा। यदि उसे इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं भी है, लेकिन उसकी अंदर की क्षमता, आत्मविश्वास से भरी हुई क्षमता है, इस फील्ड में नहीं, उस फील्ड में, इस बिजनेस में नहीं, दूसरे बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही जाएगा, सफलता उसे प्राप्त हो ही जाएगी। इवन धर्म के क्षेत्र में भी, त्याग के क्षेत्र में भी होता है ना। कई लोग बहुत घबराते हैं नियम लेने में, प्रतिमा लेने में, और दीक्षा लेने में तो बहुत ही घबराते हैं। हाँ, एक घबराहट क्षमता के अभाव में भी होती है। यदि शक्ति भीतर नहीं है, रिसोर्सेस पास में नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस जब रहते हैं उस समय भी थोड़ा सा डर तो लगता है, कितना ही रिसोर्स है, इतना ही फंड है, अब इतने कम फंड में हम कौन सा व्यापार करें, सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। उस समय व्यक्ति बहुत सोचता है, चिंतन करता है, करना भी चाहिए, उसका नहीं है। और यदि रिसोर्स हो जाए अच्छे रिसोर्स होने के बाद
उसकी रिस्क लेने की क्षमता भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। या यूं कहें, जो व्यक्ति बैकअप प्लान लेकर के चलता है, यदि यहां सक्सेस नहीं मिली तो सेकंड ऑप्शन मेरी लाइफ में क्या होगा? कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो अपने भीतर उस क्वालिटी को पहले हम विकसित करना सीखें, आत्मविश्वास से भरने वाली क्वालिटी, निर्भय होकर के जीने की क्वालिटी, भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसको देखने की क्षमता, और जिस विषय में हम प्रवेश करना चाहते हैं, जिस लाइन को हम चूज करना चाहते हैं, उसका इन डेप्थ नॉलेज वो भी बहुत जरूरी है। इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यदि ना हो पता, व्यक्ति आत्मविश्वास से भी भरा है, पैसा भी उसके पास बहुत है, रिसोर्सेस भी बहुत है, तो भी उसका निर्णय इंफॉर्मेशन के अभाव में, नॉलेज के अभाव में गलत पड़ सकता है और पड़ जाता है। कई बार ऐसे भी देखने को आता है, मिलता है कि बड़े बड़े निर्भय व्यक्ति भी लच्चा खा जाते हैं, होता है ना, वो भी फील हो जाते हैं, उनका निर्णय सही नहीं बैठ पाता। ऐसा क्यों होता है? उस ज्ञान का अभाव। जिस क्षेत्र में वो प्रवेश करना चाहते हैं, वो निर्णय भावुकता के वश से ले लेते हैं अथवा देखा देखी ले लेते हैं, और अपनी कैपेसिटी का आकलन किए बिना, अपनी क्षमता का अध्ययन किए बिना ले लेते हैं, तो भी निर्णय जीवन में कई बार सफल नहीं हो पाते। आपसे लोग से पूछ रहे हैं, जब आपकी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, आप डिसीजन कैसे लेते हो? आप लोग कुछ सोचते नहीं है। कुछ लोग होते हैं टॉस करते हैं, हेड और टेल। यदि हेड आया तो ये वाला करना, टेल आया तो वो कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं 4-5 ऑप्शन होते हैं, तो एक चिट लिखते हैं, एक जार में डालते हैं, उसे घुमाते हैं, फिर 9 बार नमो करना पड़ेगा, जो हाथ में आ जाए वो कर लेंगे। ऐसे भी हमने लोग देखे ना, वो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। ऐसे कई लोग होते हैं जिनका निर्णय क्षमता से, ज्ञान से, रिसोर्स से, उनका आकलन किए बिना ही ऐसे हो जाता है। होते हैं ऐसे, हमने देखे कई लोग। अरे पासा वाली नहीं बात कर रहे। कुछ लोग होते हैं कुंडली दिखा करके निर्णय लेते हैं, कुंडली में क्या लिखा, हाथ की रेखा दिखाते हैं, भाई मेरी हाथ की लाइन में क्या है, रेखाओं में क्या है, कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, लोहे वाला ठीक रहेगा, हीरे जवाहरत वाला रहेगा, गल्ले वाला, जॉब वाला ठीक रहेगा। कई पंडित के चक्कर लगाते हैं। क्या कह रहे थे हम? अच्छा हाँ, कुंडली। अच्छा, आपको क्या लगता है कुंडली दिखाना चाहिए कि नहीं?
नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कुंडली दिखा करके बिजनेस करते हैं? कुंडली दिखा करके बिजनेस करते हैं, कुंडली दिखा करके जॉब करते हैं। कुंडली दिखा कर तो शादी करते हैं, तो पता है। हाँ, एक वो भी विद्या है, पर वो तो बाद की बातें हैं। पहले हम अपनी क्वालिटीज का अध्ययन करना सीखें। जिसमें हम लैग कर रहे हैं उसमें हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जिनमें हमारी कमी है उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो अपने मन से पहले डर निकाल करके अलग कर दो। एक्सेप्टेंस लेवल अपना बढ़ाना सीखो। ऐसा नेचर बनाना सीखो। चैलेंज जो आ जाएंगे लाइफ में, मुझसे स्वीकार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। बिना दर्द सहे दुनिया में कुछ नहीं मिलता। बैठे बिठाए लक्ष्य से जिन्हें प्राप्त होता है वो बहुत रेयर होते हैं। अरबों खरबों में एक आध व्यक्ति होता है, वो जहां हाथ डालता है मिट्टी में भी हाथ डाल लेता है तो सोना सोना हो जाता है। उसके पूर्व कर्म इस प्रकार के, पूर्व पुण्य इस प्रकार का होता है। वो तो धार्मिक पक्ष हो गया। अभी जो पुरुषार्थ वाला पक्ष है हम उसे समझने की कोशिश करें। एक भाग्य भी होता है, लक फैक्टर भी होता है, उसे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम उसे ठीक करें पहले। अब भाग्य हमारे हाथ में है ही नहीं, जो लिखा जा चुका है, जो हम बांध करके आए हैं, उसमें हम ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। कुंडली आपकी भाग्य बताने वाली एक विधि है, वो सिर्फ एक इंडिकेशन देने वाली है, संकेत देने वाली है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो वर्तमान हमारे हाथ में है, वर्तमान में हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। और निर्णय यदि सही होना चाहिए तो हमारे उस क्वालिटी को हम विकसित करें, आत्मविश्वास वाली क्वालिटी, भय से ऊपर उठने की क्वालिटी, भय को जीतने वाली क्वालिटी, जो प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेता है हर परिस्थिति का। पहले से सब कुछ एनालाइज करने वाला होता है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारी लाइफ में, फिर उसके अनुसार निर्णय करेगा तो वो थोड़ा थोड़ा निर्भय होता चला जाएगा। जिस भी फील्ड में हम डिसीजन लेना चाहते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें उस क्षेत्र की, ज्ञान प्राप्त करें उस क्षेत्र का, और उसके पश्चात स्वॉट एनालिसिस करें। नाम सुना? कितने ने सुना है नाम? स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जो व्यक्ति इस स्वॉट एनालिसिस कर लेता है फिर बहुत अच्छे से उसे सारे पिक्चर क्लियर हो जाते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या क्या है हमारी, कौन से हमारे मजबूत पॉइंट्स हैं,
क्या क्या हमारी कमजोरी है जिस भी क्षेत्र में हम प्रवेश करना चाहते हैं। सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, अथवा कोई बिजनेस करना चाहते हो। बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उस फील्ड में आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है और क्या क्या आपकी कमजोरी है। अवसर आपके पास, अपॉर्चुनिटीज आपके पास कौन कौन सी है और खतरे कौन कौन से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये एनालिसिस बड़ा गजब का एनालिसिस है और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर क्षेत्र में एप्लीकेबल होता है, अपनी लाइफ के क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी, बिजनेस के क्षेत्र में भी, संबंधों के क्षेत्र में भी, परिवार के क्षेत्र में भी। आप कहीं भी कर लो। जो व्यक्ति स्वॉट एनालिसिस कर लेता है वो कभी मात नहीं खाता। नहीं तो कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं। एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा फिलोसोफर था। उसने सोचा शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शादी करना चाहिए जीवन में कि नहीं करना चाहिए। हमेशा उधेड़ बुन में ही रहता था। एक लड़की से वो प्रेम भी करने लगा और लड़की भी उसे चाहने लगी। लड़की ने उसे प्रपोज कर दिया। जब लड़की ने उसे प्रपोज किया तो वो उसने कहा कि मैं पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लूं। यदि मैं मैरिज करता हूं तो क्या क्या उसके फायदे होंगे, और नहीं करता हूं तो क्या क्या नुकसान होंगे। बहुत चिंतन कर रहा है। चिंतन करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। उस लड़की ने पूछा भाई क्या हुआ? बोला अभी मैं सोच रहा हूं। जब वो 45 का हो गया अब उसके पास पहुंचता है, अब मैंने निर्णय लिया है कि शादी कर लेना चाहिए। जब तक उसके 4 बच्चे हो चुके थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, निर्णय तो लेते हैं लेकिन कब लेते हैं? कब लेते हैं निर्णय? टाइम बीत गया। जस्टिस डिलेज इज अनजस्टिस। देर से लिया हुआ सही निर्णय भी गलत साबित हो जाता। देर से दिया गया न्याय भी अन्याय की ही कैटेगरी में आता है। आपके बच्चे को भूख लगी है सवेरे 6 बजे से और आप शाम को उसे 6 बजे का भोजन कराओगे, क्या होगा उसका? नहीं, भोजन तो कराया आपने, लेकिन 12 घंटे के बाद तब तक क्या हालत हो जाएगी इसकी? कहने का मतलब है बहुत ज्यादा चिंतन मंथन भी ना हो। और आजकल खासकर यही हो रहा है। 35 साल तक लोग सोचते ही रहते हैं करे कि नहीं करे। कुछ लोग बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। अब टेक्नोलॉजी के युग में आप सोचोगे कि ठीक है मुझे मोबाइल का बिजनेस करना चाहिए, जब तक टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी। होता है ना ऐसा?
तो निर्णय हमारा सही समय पर होना चाहिए। जो समय को गवा देता है वो बाद में पछताता है। पछतावा हमारे हाथ में नहीं लगना चाहिए। सही समय पे ले लीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। अब लेना है तो कैसे ले लें? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स का एनालिसिस करें। कितने लोग करते हैं? बनिया लोग तो करते होंगे, नहीं करते? नहीं महाराज जी, हमारा तो पुश्तैनी व्यापार चला आ रहा था। नहीं, वो तो खैर एडवांटेज है। आपके दादाजी के ज़माने से, पिता के ज़माने से चला आ रहा है, तो वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो मार्केट में। हाँ, इस्टेब्लिश्ड हो ऑलरेडी आप मार्केट में। लेकिन इस्टेब्लिश्ड होते हुए भी आने वाली पीढ़ी दिवालिया कर जाती। कई ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे। पिताजी बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जैसा बेटा एंटर हुआ कुछ नहीं कर पाया। हाँ, बिजनेस की तो स्ट्रेंथ थी, लेकिन स्वयं की स्ट्रेंथ नहीं थी, स्वयं की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो भी वह निर्णय ठीक नहीं रह पाता है। तो हम अपनी मजबूती को, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो हमें सक्सेस दिला देंगे उस फील्ड में, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करना। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लूप होल्स क्या क्या है, जब तक वो ना पता हो तब भी हम सही निर्णय नहीं ले सकते जीवन में। हर व्यक्ति दुनिया में सिर्फ अपनी कमियों को दुरुस्त करके ही ऊंचा उठता है। एक उदाहरण हमेशा आता है, हमने कई बार दिया भी होगा। जब आप ड्राइव करते हो तो रोड को नहीं देखते। रोड को देखते नहीं, रोड में आने वाले गड्ढों को देखते, बैरियर्स को देखते, टर्न्स को देखते हैं, ट्रैफिक को देखते, सामने वाली गाड़ी की स्पीड देखते। कहने में आता है कि आप रोड देख करके चल रहे हैं, आप उस प्रोसेस में आने वाले हर्डल्स को देखते हैं। देखना, कठिनाइयों को देखते हैं, और जिसने कठिनाइयों को देख लिया वो सेफ ड्राइव कर लेगा। तो देख करके क्या निर्णय कर लेते हो? ब्रेकर आना है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो स्पीड आप पहले ही कंट्रोल कर लेते हो। टर्न्स आ रहा है तो स्पीड कम कर लेते हो, एक्सीटर से पैर उठ जाता है। ट्रैफिक बहुत है तो भी मैनेज कर लेते हो। नहीं, आपने सही मंजिल को कब पाया? उन कठिनाइयों को देख करके, उसे जीत करके। जीवन के क्षेत्र में भी जहां जहां हमारी कमजोरियां हैं, पहले उसे देखना सीखें। बिजनेस में भी करते हो ना, नुकसान कहां हो रहा है, उस आइटम को बंद करो पहले। फालतू खर्चा कहां हो रहा है, उसे कंट्रोल करो। सही बनिया ये होता है कि नहीं? कॉस्ट कटिंग करना। जो ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कंट्रोल करना होता है। उसको कंट्रोल करना सीख लिया तो सब कुछ आ जाता है। धर्म में भी बिल्कुल यही होता है। निर्जरा बाद में आती है,
संवर पहले आता है। 7 तत्वों में संवर तत्व पहले आता है, निर्जरा तत्व बाद में आता है। संवर तत्व का अर्थ रोकना। सफाई जब घर में करते हो, घर की कचरा बाद में निकालना, पहले जहां से कचरा आ रहा है उस दरवाजे को बंद करो, खिड़की को बंद करो। जो जमा है वो तो हम निकाल ही लेंगे बाद में। एक तरह से आप झाड़ू लगा से रहो और खिड़की खुली है, हवा तूफान से आ रहा है, क्या मतलब उसका? संवर सहित करो तप प्राणी। संवर सहित, संवर का अर्थ है उन कमजोरियों को हमने पहले रोका, दूर किया, उन द्वार को, दरवाजों को पहले बंद किया जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था। उन लूप होल्स को आपने पहले बंद किया। पानी भरने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस टैंक के छिद्र को देखना। आप नल चालू कर दो लेकिन लीकेज नीचे से हो ही रहा है, कितना भी भरते रहो भरेगा ही नहीं। निश्चिद्र वो टैंक होना चाहिए। निश्चिद्र टैंक है, थोड़ा भी भरोगे तो काम करेगा जल, और छिद्र सहित है, पूरा भी भर दो तो कोई काम का नहीं। कई लोग होते खूब मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, नो डाउट इनकम तो बहुत हो रही है लेकिन बचता कुछ नहीं। क्यों? छेद बहुत सारे हैं। तो छेद बंद करके कम मेहनत भी करो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वीक पॉइंट्स दूर करके, आपकी क्षमता कम भी है तो आपका निर्णय सही रहेगा। तो पहला दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, हम कहां लैग कर रहे हैं, उसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। धार्मिक क्षेत्र में भी कई लोग नियम ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, लेकिन पाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कमजोरी से अपने आप को हटाने की कोशिश नहीं करते, उन निमित्तों से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते। उनका वीक पॉइंट है कि निमित्त देखकर प्रभावित हो जाते। तो क्या होना चाहिए? पहले हम निमित्तों से अपने आप को दूर करें। ऐसे होता है कि नहीं? जब आप गाड़ी अपने घर से निकालते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? पेट्रोल कि ब्रेक? ब्रेक ठीक लग रहा है कि नहीं? टैंक भरा हुआ है, इंजन भी बढ़िया है, और ब्रेक ठीक ना हो तो दुर्घटना की संभावना कहां हो सकती है, पहले व्यक्ति वो देखता है। तो स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले हम अपनी कमजोरियों को पढ़ना सीखे, उसका अध्ययन करना सीखे। चाहे आपको बिजनेस करना हो, चाहे आपको सर्विस करना हो, चाहे आपको ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे आपको अपने व्रत नियम का पालन करना हो, और चाहे आपको मोक्ष जाना हो। पहले संवर, बाद में निर्जरा। घर में कचरा कहां से प्रवेश हो रहा है, गंदगी कहां से आ रही, पहले उसे रोकें। तो वीक पॉइंट्स, हाँ, फिर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रेंथ क्या है, साथ में हमारे पास कौन कौन से अवसर हैं, लेकिन सजगता रखें, खतरे कौन कौन से आ सकते हैं। जब भी आप कार लेकर के निकलते हो, स्टेपनी रहती है क्या उसमें? क्यों रखते हैं स्टेपनी? चेक तो करते हैं। अच्छा, स्टेपनी भी चेक, स्टेपनी लेकर के कि स्टेपनी छोड़ करके जाते हो? क्यों छोड़, क्यों कैरी करके जाते हो? पंक्चर ना हो जाए, पंक्चर हो जाएगा तो
तो हमारे पास एक बैकअप प्लान रहना चाहिए। यानी खतरे को आप पहले से विजुलाइज कर लेते हो, क्या प्रॉब्लम आ सकता है भविष्य में। लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो तो कौन कौन सी खतरे आ सकते हैं, आप पहले से चिंतन करते, तभी आप स्टेप नहीं कैरी करते हो। और जो स्टेपनी नहीं रखेगा पछताता है। जिस क्षेत्र में भी हम प्रवेश करना चाहते हैं, उस फील्ड के खतरों को पहले भांपना सीखें। व्रत नियम के क्षेत्र में भी ऐसे ही, धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे ही। कौन कौन से खतरे होते हैं, व्यक्ति जिससे गिर सकता है उसे पहले से विजुलाइज करें। पढ़ाई के क्षेत्र में भी खतरे में जिससे डिस्ट्रैक्शंस होता है, मन भटकता है, जिससे टाइम वेस्ट होता है। बिजनेस में कौन से खतरे होते हैं, फैशन आउट ऑफ ट्रेंड ना हो जाए, फैशन बदल ना जाए। आपने स्टॉक किया है, पता फैशन ही बदल गई तो डेड स्टॉक हो जाएगा। और कंपटीशन, नए टेक्नोलॉजी होते हैं ना, तो पहले से आप अलर्ट रहते हो कि नहीं। और जो समय के अनुसार अपने को नहीं बदलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। जो हमेशा अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है पीछे रह जाएगा। एक कैमरा बनाने वाली कंपनी थी, बहुत पहले आती थी, कोनिका, सुना नाम? क्या हो गया, बंद हो गई? क्यों? अपग्रेडेशन नहीं किया उसने, जबकि वो लीडर थी एक टाइम। मार्केट से बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं निकल लगता। तो किसी भी क्षेत्र में हम डिसीजन, निर्णय लेना चाहते हैं तो शॉर्ट एनालिसिस हम करना सीखें। और अपनी लाइफ में भी विशेषकर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जिंदगी के, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं अपने संबंधों के। संबंधों के बारे में आप करते हैं शॉर्ट एनालिसिस? क्या क्या आपकी वीकनेस है? नहीं करते। आप कभी अपने फैमिली को टाइम नहीं देते, सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करते रहते हो। करते हो? नहीं करता, कोई नहीं करता। आप सिर्फ बिजनेस क्षेत्र के डिसीजन के बारे में चिंता करते हो, लेकिन लाइफ के डिसीजन में व्यक्ति बहुत कम सोचता है। कुछ समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जीवन है। जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए। जीवन के वे निर्णय जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छी बना दे, सोच विचार करके लिए जाना चाहिए। कुछ लोग बहुत डरते हैं व्रत लेने से, नियम लेने से डरते हैं ना, तो उस डर को भी जीतना सीखो। और व्रत लेने के बाद, नियम लेने के बाद खतरे कौन से आते हैं उससे भी देखना सीखिए। आज के जमाने में ब्रेकअप्स बहुत हो रहे हैं, डाइवोर्स कैसे कैसे कितने मिल रहे हैं। और सब पढ़े लिखे, अच्छे खासे, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले, समझदार होकर के भी ऐसा विघटन हो रहा है। क्यों? वो ये एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। उनका डिसीजन जॉब का, इतना टाइम स्पेंड करने का सही नहीं रहता। और जब वो डिसीजन सही नहीं होता है तो रिजल्ट ऐसा निकलता है। तो डिसीजन मेकिंग
स्ट्रेटजीज सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होती है, पढ़ाई के लिए ही नहीं होती है। हाँ, पढ़ाई में भी होती है। अब जिसको कोई कोर्स ऑप्ट करना है तो अपनी क्षमता देखे, मेरी लर्निंग स्किल्स है कि नहीं, कमजोरी देखे। देखा देखी आपने मेडिकल स्ट्रीम चूज कर ली, अपने वीकनेसेस को देखा नहीं, फिर बाद में पछताते हैं। कुछ लोग होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं बिना स्वॉट एनालिसिस किए, अपनी क्षमता को नहीं देखते, अपनी वीकनेसेस को नहीं देखते, और थ्रेड्स कौन कौन से उससे नहीं देखे। 5 साल बाद फिर बैक टू पेवेलियन होते हैं, 30 साल की उम्र में बैक टू पेवेलियन होते हैं। आप जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती तो आपने देखना स्वॉट एनालिसिस नहीं किया होगा। और आपकी पर्सनल लाइफ में ये संबंध अच्छे नहीं हैं, घर में बहुत क्लेश होता है। कई लोग हैं जिनके घर में बहुत ही क्लेश चलते रहता है। टीवी वाला महाभारत नहीं, घर वाला महाभारत हमेशा चलते रहता है। जब घर में महाभारत का दृश्य आप जी रहे हो तो समझना कुछ डिसीजंस आपके लाइफ के बहुत गलत लिए गए हैं। कौन से डिसीजन? शादी वाला डिसीजन नहीं बोल रहे, शादी होने के बाद भी जो डिसीजन बिजनेस का है, दूसरों को टाइम देने का है, दूसरे की केयर करने का है, इमोशंस को मैनेज करने का है। डिसीजन मेकिंग में 2 फैक्टर और होते हैं। एक लॉजिक तो होता है, लेकिन लॉजिक के साथ साथ इमोशंस की भी केयर करना चाहिए। और इमोशन हमारा अल्टीमेट एम है, सही प्रॉपर होना चाहिए। तो आप बनियागिरी तो पैसों में देख लगा लेते हो, इतनी कमाई इतना समय, लेकिन उसे भूल जाते हो जिसे ध्यान रखना चाहिए। हम इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करना सीखो। कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, मन के प्रतिकूल उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में हम अपने इमोशंस को कैसे संभालें। तो एक डिसीजन मेकिंग इमोशंस को बैलेंस बनाने वाला, तब आपका जीवन सर्वांग रूप से सुव्यवस्थित बनता है। कुछ डिसीजन होते हैं डे टू डे लाइफ के होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल वाले होते हैं, कुछ मिड टर्म वाले होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। अब यह भी देखना है कि यदि लॉन्ग टर्म वाला है तो उसके लिए कितना वेटेज दिया जाना चाहिए, मिड टर्म वाला है कितना वेटेज, और डे टू डे वाला है तो उसे थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल वाले होते हैं वहां तो केयर रखना बहुत आवश्यक होता है। वो सोचते विचारते हो कि नहीं सोचते विचारते? सब भगवान भरोसे चलते हैं अधिकांश लोग, अथवा भाग्य भरोसे, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। फिर बाद में जब डिसीजन आपके सही नहीं बैठते तो ऐसे कहते कि हमारे भाग्य में नहीं था। प्रवचन हमारे महाराज जी थे संघ में, वो एक बहुत अच्छी कहावत बोलते थे, चलनी में दूध दोहो, कर्मों को दोष दो। चलनी में दूध दोहो और कर्मों को दोष दो कि दूध नहीं डूबता हमारे यहाँ। चालनी में आप दूध दोहोगे, कितना दूध बचेगा? मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन छिद्र वाली चलनी है, सारी मेहनत बह रही है, पुरुषार्थ तो कर रहे हो, लेकिन कर्मों के भाग्य के भरोसे टाल करके आगे बढ़ना। तो डिसीजन मेकिंग ये है कि देखना कि आप कहीं दूध चालनी में तो नहीं धो रहे हो, कहीं आप पानी
छिद्र वाले टैंक में तो नहीं भर रहे हूं, बस उस छिद्र को बंद करना है, ये हो जाना। कोई डाउट तो नहीं है? ये सब्जेक्ट हमने आप लोगों के हिसाब से लिया कि नहीं लिया? थोड़ा सा विचार करना सीखो, जिंदगी को इतनी लाइटली मत ले। लाइफ बहुत कीमती है हर एक की, और जो जितना कीमती होता है उसके लिए उतने ही अच्छे तरीके से सोचा जाता है। विडंबना ये है कि आप सबके लिए बहुत अच्छे से सोचते हो, सिवाय अपने लाइफ के, सिवाय अपने जीवन के, सिवाय अपने संबंधों के, सिवाय अपने इमोशंस के, सिवाय अपने धर्म के। कोशिश कर लेना लाइफ में बैलेंस बने। इन फैक्टर्स को देख करके अध्ययन करोगे तो आपके डिसीजन बड़े आसानी से हो जाए। ठीक है, इतना ही रखें। बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। कोई डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं है डाउट।